डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। कंवरपाल सिंह हरियाणा का एक जाना माना चेहरा, क्योंकि हरियाणा राजनीति की बात कर रहे हैं। देखिए, 2014 से 2019 तक हरियाणा विभाग के अध्यक्ष रहे और साथ ही साथ 6 विभागों का कार्यभार भी संभाल रहे हैं और कृषि मंत्री जी हैं। आज के खास मेहमान हैं। जानते हैं कि हरियाणा का आपका मंत्रालय में आना, आपका कृषि मंत्रालय को ज्वाइन करने के बाद में कितना भला हो सकता है। कई महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे वो आम किसानों के, जो सर से आज हम लेंगे। बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। आपके पास तो 6 विभागों की जिम्मेदारी है, कैसे मैनेज करते हैं इतना सब कुछ? देखिए, इसमें काफ़ी सहयोगी हमारे साथ होते हैं। हमारे डायरेक्टर, ACS, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, ये सारी एक टीम हमारे साथ होती है, तो उसमें मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ा सहयोग हमें मिलता है। हाँ। तो ऐसे में सारे काम को संभालने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती, आराम से हम मैनेज कर लेते हैं उसको। ठीक है, टाइम तो ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन मैनेज हो जाता है। तो 6 विभाग है, तो सबसे ऊपर किसको रखा जाता है या बराबर है? ऊपर तो देखिए, जो एक पहचान है, जो नाम है ना जी, वो तो कृषि मंत्रालय का ही है। तो उसके साथ ही चाहे पशुपालन मंत्रालय भी है, चाहे हॉर्टिकल्चर भी है, चाहे फिशरी भी है, चाहे पशुपालन भी है, उसी में सब के सब शामिल हैं। मार्केटिंग बोर्ड भी है, उसी में शामिल है। तो कुल मिला के कृषि मंत्रालय में काफ़ी कुछ हैं इसमें जी। उसके अलावा जो दूसरे मंत्रालय हैं, चाहे पर्यटन है, चाहे और दूसरे हैं, तो वो छोटे मंत्रालय हैं, इससे ये बहुत बड़ा मंत्रालय है। अच्छा, हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा के किसानों की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से हरियाणा के किसानों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं आप? देखिए, हरियाणा में बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान। यहाँ कोई भी बात किसान के बिना पूरी नहीं होती। हाँ। और हरियाणा, मैं समझता हूँ, जब से हमारी सरकार बनी 2014 से लेके अभी तक हरियाणा ने किसान के लिए सबसे बेस्ट किया। हमारे से पहले यहाँ 3 ही फसलें खरीदते थे, गेहूँ, धान और गन्ना। हाँ। गन्ना भी मिल वाला खरीदता था, चल उसमें कोऑपरेटिव है तो वहाँ में सरकार का भागीदारी होती थी। तो ये 3 फसलें खरीदते थे। तो हमारी सरकार ने 14 फसलें खरीदनी शुरू की। 14 फसलें हम MSP पे खरीदते हैं। हाँ। साथ ही एक बिल्कुल जो अलग है वो है भावांतर भरपाई योजना। हम 19 सब्जियां और फल ऐसे हैं जिसको भावांतर भरपाई के द्वारा हम खरीदते हैं। मान लीजिए, हमने एक रेट निश्चित कर दिया, आलू का रेट निश्चित कर दिया, या गोभी का रेट निश्चित कर दिया, या अमरूद का रेट निश्चित कर दिया, या गाजर का रेट निश्चित कर दिया, या मूली का रेट निश्चित कर दिया। अगर मार्केट में उससे कम रेट है, हाँ। तो हमने किसान से कहा कि वो अपना J फार्म कटवा ले और जिस रेट में उसकी बिक्री उसी रेट वो बेच दे। बाकी की भरपाई सरकार करेगी और वो पैसा हम किसान को देते हैं। और उसी प्रकार से जो MSP की बात मैंने 14 फसलों कही, तो 14 फसलों को MSP पर हम खरीदते हैं। उसके साथ ही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 फसलों के लिए 10 फसलें और, यानी कि कुल 24 ही फसलें हैं सारी की सारी। तो उन 24 की 24 फसलों का हमने घोषणा कर दी कि हम सारी की सारी फसलों को MSP पे खरीदेंगे। अच्छा। इसके साथ ही जब दुनिया आधुनिक है, तो आज ड्रोन की बड़ी ज़रूरत है, उपग्रह की बड़ी ज़रूरत है। उपग्रह से मान लो हमने अपनी जो गिरदावरी करनी, मान लीजिए किसान की फसल नष्ट होगी तो हम वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, उसको हम मुआवजा देते हैं। और पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा हम ही देते हैं, बाकी सारी जगह जो है वो 8,000 रुपये देते हैं। हम ही केवल ऐसे हैं जो 15,000 का मुआवजा देते हैं, यानी कि हरियाणा सरकार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और इसके साथ साथ फसल बीमा योजना जितनी प्रभावी हमारी है, वो देश में मेरा हाल कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रभावी योजना हमारी है, जहाँ किसानों को हमने लगभग 8,000 करोड़ रुपए उसके द्वारा दिलाने का काम किया है। दूसरा, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की डिमांड की, प्रधानमंत्री जी ने तो की, लेकिन ज़रूरत भी है समय की, प्राकृतिक खेती की बात है, तो हमारा उस पर भी काफ़ी प्रयास है। और अभी आपने देखा होगा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वैसे तो हरियाणा के हैं आचार्य देवव्रत जी, लेकिन इस टाइम वो गुजरात के राज्यपाल हैं। तो अभी उनका हम दौरा कर रहे हैं। अभी 4 दिन का दौरा उनका हो गया और 4 दिन का अभी मैं फाइनल करके आया। प्राकृतिक खेती पे वो बोलते हैं सारा का सारा। तो कितनी ज़रूरी है अगर इस ज़मीन को उपजाऊ रखना, बचा के रखना, तो उसके लिए वो ज़रूरी है। और 15,782 किसान ऐसे हैं जिन्होंने पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया है कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे। अच्छा। उसके लिए हमने सरकार की तरफ से पिछली बार 24 करोड़ 10 लाख रुपए की व्यवस्था की थी और अब की बार हमने
26 करोड़ 50 लाख की व्यवस्था किसान के लिए की, जो लोग प्राकृतिक खेती करेंगे। इसके साथ ही हर खेत की सॉइल टेस्टिंग, हमने उसके लिए भी काम शुरू किया कि हर खेत के बारे में किसान को पता होना चाहिए कि उसकी सेहत कैसी है, उसको जरूरत किस चीज़ की यानी कि है। मिट्टी मान की लीजिए आप वैसे ही कुछ दूसरा खाद डाल रहे, जरूरत आपके खेत को है ही नहीं, हाँ। तो हमने मतलब हर खेत की सॉइल टेस्टिंग कराई और उसके लिए 240 लैब हमने जो सरकारी कॉलेज उनमें खोल ली और 54 लैब ऐसी हैं जो हमने हमारी परमानेंट हैं, काम कर रही। इसके साथ ही आप अक्सर ये देखते होंगे कि दिल्ली की तरफ से या कहीं से शिकायत आती है, कई बार पर्यावरण की बात होती है कि पराली जला दी, तो उसके लिए हमने सबसे अच्छा काम किया। कोर्ट ने भी हमारी तारीफ की कि हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया। हमने हर किसान को जो पराली नहीं जलाता उसको हमने 1000 रुपये देने का काम किया और अब तक हमने 237 करोड़ 70 लाख रुपए किसानों को दिए और उसकी वजह से किसान ने भी हमारा बड़ा सहयोग किया। और अभी आप देख रहे होंगे कि कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि जो हरियाणा सरकार का प्रबंधन है वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं किसान का भी धन्यवाद करूंगा कि उसने भी हमारा सहयोग किया। और अभी अगर आप धान के सीजन में आएंगे तो आपको दिखेंगे सारे रास्ते में ना गांठे बंद ही दिखेंगे। अच्छा। तो किसान उससे कमाई भी कर रहा, पर्यावरण से भी बच गए और उसका बड़ा भारी लाभ हो रहा। दूसरा मेरा एक और कहना है कि जो पानी है, पानी तो एक लिमिटेड पानी है, जितना पानी है, तो अगर हम बेतहाशा इसको खर्च करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर आने वाले टाइम में समस्या होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले एक बात भी कही थी कि मेरा पानी मेरी विरासत जी, और उन्होंने कहा था आगे जहाँ 300 फुट से गहरा पानी है तो मेरा सभी किसानों से प्रार्थना है कि वो धान की फसल ना लगाएं। लेकिन कांग्रेस ने या दूसरे अन्य संगठन थे उन्होंने उसका विरोध किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कीम को वापस ले लिया। लेकिन फिर उसमें स्कीम ये थी कि जो किसान धान नहीं लगाएगा, दूसरी फसल लगाएगा, अरहर लगाएगा, मक्की लगाएगा, दूसरी लगाएगा, तो सरकार 7000 रुपये उसको देगी। 1 लाख एकड़ में जो धान लगना था, ऐसे किसानों ने एफिडेविट दिया कि हम धान नहीं लगाएंगे, हम आपकी बात से सहमत है, आप हमारे लिए अच्छा सोच रहे। तो हमने सीधी बातचीत, किसान ने हमारी बात को स्वीकार कर लिया और अब हम उसको 7000 रुपये प्रति एकड़ उसको दे रहे। इसके साथ साथ जो किसान हमारा एक तरफा पेड़ लगाता है, हमारे यहाँ कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पॉपुलर या सफेद की एकदम इसी प्रकार से खेती करी जाती है, एक तरफा लगाते हैं, उसको भी 7000 देने का हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही धान की सीधी बिजाई, अगर हम पौध लगाते हैं तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अगर हम सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें मतलब पानी की बचत होती है। तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था की कि जो किसान सीधी बिजाई करेगा उसको हम 4000 रुपये प्रति एकड़ हम देंगे। और अब की पिछली बार हमने 3 करोड़ 2 लाख रुपये किसान को देने का काम किया। मैं समझता हूँ इससे काफ़ी लाभ हुआ जी। अगर धान की सीधी बिजाई करता है तो भी हमारे किसान को लाभ होता है क्योंकि पानी की बचत भी है। दूसरा आपने कहा पराली प्रबंधन, हरियाणा की जो शिकायत कहीं से कहीं आ रही है उस पर भी आपने पाबंदी लगा दी है कि अब हमारे किसान पराली को प्रबंधन कर रहा है और पराली नहीं जलाने पर हम उसे 1000 रुपये भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ पराली अब कहीं ना कहीं धान किसानों के लिए, पशुओं के लिए चारा भी बन रहा है। इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो मशीन उसके लिए चाहिए, उस पर भी हम 85 से 90% तक की छूट दे रहे किसान को कि भी वो उसको खरीद ले और उसके बाद उसकी कटाई करके उसकी गांठ बांध के उसको बेच ले जी। अच्छा कंवरपाल सिंह जी, हरियाणा कृषि के लिए जाना जाता है क्योंकि हरियाणा की बात कर रहे हैं और आपके पास तो कृषि मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी है। क्या प्लानिंग है कृषि के क्षेत्र को लेकर? देखिए, हम चाहते हैं कि किसान गेहूं, धान, गन्ना, ये 3 फसलों पे ही सारा ध्यान केंद्रित न करें, या बाजरा, कपास, सरसों, केवल इन 4-5 फसलों पे ही केंद्रित न रहे। आज मार्केट में और बहुत चीज़ें हैं, जैसे सब्जी है, फल है, उस पर भी उसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और उसके लिए हम अभी ना अपना जो गन्नौर है वहाँ पे एक मंडी बना रहे, 2200 करोड़ रुपए से मंडी वहाँ डेवलप कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ देश की सबसे बड़ी मंडी होगी। बिल्कुल ये ऐसी है, इंटरनेशनल लेवल की मंडी है, बनने लग रही है वहाँ पे। तो ये सारी की सारी योजनाएं, और हम चाहते हैं कि वो डाइवर्ट हो थोड़ा, जैसे मछली पालन है, जैसे बी कीपिंग है, जैसे और सब्जियाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम शहर के नज़दीक के लोग हैं, जैसे सोनीपत के लोग हैं, वो ऐसी चीज़ें बेबी कॉर्न है और दूसरी हैं वो पैदा करते भी हैं। ये सिर्फ तो डाइवर्ट है, फूल की तरफ है, ये सिर्फ जुमला या वादा तो नहीं है, पूरा करेंगे? नहीं, ये हमारा प्रयास है। कुछ किसान उस काम को कर रहे हैं। देखिए, किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना जी जरूरी है कि कुछ लोग उसमें लाभ की स्थिति में होंगे और कुछ फिर हम सहयोग करेंगे। कुछ तो किसान देखेगा कि वो इस काम को कर रहा है, वहाँ से उसको लाभ हो रहा, कुछ हम भी उसको प्रोत्साहन देंगे, नहीं आप इस दिशा में बढ़ो। कुछ हम उसको ट्रेनिंग भी देंगे। कुछ लोग तो कहीं से ट्रेनिंग लेके आएगा, उन्हें काम शुरू कर दिया, तो हम भी उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। वाकई में अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे आने के बाद
और मैं इस कृषि के विभाग में हूँ, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस पर ध्यान दें कि हमारा जो हरियाणा का किसान है सिर्फ धान, गेहूँ या वो गिनती की जो 3-4 फसलें हैं सदा से पुरानी पद्धति से चलती आई है, उससे वो डाइवर्ट हो फलों की तरफ, सब्जियों की तरफ, चाहे वो मछली पालन है, पशुपालन है या फिर मधुमक्खी पालन है, और वो सब अगर होता है तो हमारे किसानों की आमदनी सीधी सी है कि बढ़ेगी। देखिए हमारे यहाँ जो लोग अमरूद के बाग लगे रहे हैं, हाँ। वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमारे यहाँ जो एक तरफा पॉपुलर सफेदा लगे रहे वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे। हमारे यहाँ जो किन्नू की खेती कर रहे हो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे। हाँ। थोड़ा सा हमारा वेजिटेरियन स्टेट है, मछली पालन थोड़ा सा मुश्किल सा काम है, लेकिन हमने शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप आंकड़ा देखोगे तो वो ज़बरदस्त आंकड़ा है। वैसे आप इसको मैं बताता हूँ कि इस टाइम जो पहले उत्पादन था उसके मुकाबले में अब उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बड़ा है उसका, तो उससे काफ़ी लाभ किसान को हुआ है। ठीक है। पहले जो था वो 28,897, हमने 28,897 किसानों को इसकी ट्रेनिंग भी दी है और इससे काफ़ी लाभ किसानों को हुआ है। और जो पहला उत्पादन था उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा उत्पादन आज झींगा मछली का रहा। और झींगा मछली का मैं आपसे इसलिए कहना चाहूँगा कि जो मीठे पानी में मछली पड़ रही है तो कहीं भी पाल सकते हैं आप। हमारी समस्या क्या थी कि हमारे कुछ एरिया में जैसे रोहतक का एरिया है, झज्जर का एरिया है, भिवानी का एरिया है, हिसार का एरिया है, तो उसमें सेम ऊपर आएगी, बहुत खारा पानी है और खारा पानी में उस झींगे का पालन हो सकता है, तो उससे काफ़ी लाभ हमें हुआ है। और झींगा पालन जो हमने शुरू किया है वो हम काफ़ी आगे हमारा काम बढ़ा है। अच्छा कंवरपाल जी, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार की जुगलबंदी कैसी रहने वाली है और किसानों के कल्याण के लिए किस तरह से काम करेगी? देखिए बहुत ही अच्छी जुगलबंदी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का प्रयास है किसान के लिए है। चाहे किसान सम्मान निधि की बात है तो 6,000 रुपये प्रति एक किसान को दे रहे। और इसमें भी मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, ये जो पैसा जो आया वो सबसे पहले हमारे हरियाणा के किसानों को मिला सबसे पहला। अच्छा। क्योंकि हमने सारा कुछ जो जरूरत थी वहाँ डाटा इकट्ठा करने की, वो डाटा हमारे पास पहले ही था और सबसे पहले डाटा हमने ही दिया भारत सरकार को। सबसे पहले हमारे अकाउंट में वो 6,000 रुपये जो किसानों के पास थे वो आए और अब तक 5,779 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों के खातों में आया। और जो उत्पादन बढ़ाने की बात है उसमें भी हमारा प्रयास रहा। 2014-15 में जो 153.54 लाख टन का उत्पादन था वो आज बढ़ के 183,40,40,000 टन हो गया है। मतलब अच्छा। यानी कि उत्पादन बढ़ा है। जैसे अभी कि उत्पादन की वो थी ना जी कि अभी अब तो रुक गया उत्पादन वहीं, लेकिन हमारा उत्पादन फिर भी उसके बाद भी बढ़ा है। दूसरा हमारा तिलहन का उत्पादन काफ़ी अच्छा बढ़ा है और उसमें अच्छा मतलब हमें वैसे भी देश में प्रथम पुरस्कार उसका मिला, बेहतर राज्य के तौर पे हमें देश में उसका प्रथम पुरस्कार मिला। हाँ। फसल बीमा योजना की जो मैंने बात पहले ही कही तो हमने 32,19,986 किसानों को 8,423 करोड़ रुपए का क्लेम देने का काम किया। दूसरा जो पानी का प्रबंधन है उसके लिए भी हमने काम किया कि जो लोग भी अपने खेत में पाइप से पानी देना चाहते हैं तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ से लेकर 60,000 तक की सहायता, कुल राशि 60,000, 10,000 प्रति एकड़ और कुल ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 देने का हमने काम किया ताकि उसका प्रबंधन अच्छे तरीके से किया जा सके। जी जी, यानी कि दोनों की जुगलबंदी ऐसी है और उसे आपने बेहतर आंकड़ों के साथ समझा दिया कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं खास मुलाकात में कंवरपाल सिंह जी, कृषि मंत्री हैं और अब बदलाव हरियाणा की
पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि कृषि के क्षेत्र को सबसे ऊपर रखा जाता है। बार बार भारतीय जनता पार्टी या ये एनडीए की सरकार की बात करूं, क्योंकि इस सरकार की बात कर रही हूँ, जब भी आपकी सरकार आती है, जब भी आपकी सरकार, चाहे वो बजट हो, हर वक्त वो कहती हैं कि हमें कृषि को बढ़ावा देना है और किसानों को ऊपर रखना है। ऐसे में डेयरी, पशुपालन, क्योंकि पशु के बिना मुझे लगता है कि कृषि क्षेत्र अधूरा है, खेती अधूरी है, तो उस विभाग में किस तरह से आप बदलाव लेकर आ रहे हैं? साथ ही साथ आवारा पशु हमारे किसानों की बड़ी समस्या बनती जा रही है। देखिए, पशुपालन हरियाणा का शौक भी है। अच्छा। और यहाँ बड़ी संख्या में जो किसान हैं उनकी रुचि है पशुपालन में। हालांकि इस वक्त के साथ थोड़ी घटी है अब, लेकिन बड़ी रुचि है यहाँ। और अगर आप देखोगे तो काफ़ी पशुपालन यहाँ होता है, दूध भी का उत्पादन भी काफ़ी होता है, लेकिन हमारा उसको पीने का शौक काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। खाने पीने में भी आपने देखा होगा कि यहाँ के लोग दूध और घी में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का व्यक्ति भी वेजिटेरियन है। अभी आप खिलाड़ी भी देखते हैं, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं हमारे, और वो भी बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं। तो उस पर बड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो सबसे पहले जो टीकाकरण है, रोग निरोधक जो टीकाकरण है, वो हमने 23-24 में 1,27,19,000 पशुओं का टीकाकरण किया। इसके साथ ही हमने 70 वैन है हमारे पास, ऐसी मोबाइल वैन है, जो अगर कहीं भी पशु बीमार होगा तो वो जाके वहीं उनका इलाज करके आएंगे। साथ ही हमने पशु किसान क्रेडिट कार्ड दिया, यानी कि उसको 1,60,000 का कार्ड हमने किसान को दे दिया कि वो जहाँ चाहे उसको यूज कर सकता है। और अभी तक हमने 1,70,000 जो पशु हैं उनका क्रेडिट कार्ड बना के किसान को दिया। साथ ही हमने किसान को बीमा करके दिया, यानी कि जो छोटा पशु है उसका 30 रुपये उसको देना पड़ेगा, और जो बड़ा है उसको 100 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो इतने में उसका बीमा करके देते हैं। और काफ़ी अच्छा क्लेम हमने, जो किसान को अभी तक इस प्रकार का नुकसान हुआ तो उसमें हमने 68,65,00,000 रुपए का क्लेम जो है वो पशुपालकों को देने का काम किया। साथ ही जैसे अभी आपने कहा कि जो आवारा पशु हैं किसान का काफ़ी नुकसान करते हैं, और हमारे यहाँ हमने पिछली सरकार में ये निर्णय लिया था कि गौ हत्या पे हमने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो उसके कारण एक समस्या भी सामने आई कि कुछ इस प्रकार से कुछ गाय भी लोगों ने छोड़ दी जो दूध नहीं देती थी, कुछ दूसरे बैल भी इस प्रकार के छोड़ दिए, तो एक समस्या थी। तो पहले भी हम हालांकि हम पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, यानी कि अभी तक भी हम जो, अगर पिछली सरकार थी तो उसका बजट जो था गौशालाओं के लिए वो 40 करोड़ रुपए का था, और जो हमारा बजट है वो 510 करोड़ रुपए का है, लेकिन हमने उसको भी और बढ़ा दिया। अच्छा। अभी जो गौरक्षक हैं और जो गौशाला चलाते हैं वो मुझे मिले थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक मुश्त पैसा हमें दें तो हम ये जितने भी गाय हैं या बैल हैं जो बाहर घूमते हैं तो आप उनको हमें दे दो। तो हमने उनको एक मुश्त गाय के ऊपर 20 रुपये और बछड़े के ऊपर 10 रुपये और जो नंदी है बैल है उसके ऊपर 25 रुपये देने एक मुश्त हमने तय कर दिया कि हम इतना पैसा उनको देंगे। और उन्होंने कहा कि हम एक भी बाहर नहीं रहने देंगे, सारों को हम ले लेंगे। तो ये हमने घोषणा कर दी, उसको देना हमने अब अगले महीने से हम देना उसको शुरू कर देंगे। तो मैं समझता हूँ जो आपने एक बात कही कि भी किसानों का काफ़ी नुकसान रहा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में नुकसान की समस्या हल हो जाएगी, कोई दिक्कत उसमें रहेगी नहीं। यानी कि बहुत जल्द आप इस पर काम करना शुरू कर देंगे। हाँ, और इसके साथ साथ जो हमारी गौशाला हैं उसके लिए भी हम 2 रुपये प्रति यूनिट हम गौशाला को देते हैं ताकि उसका बिजली का खर्चा कम से कम हो। कंवरपाल जी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन देखिए बड़ी महत्वपूर्ण ये योजना है। आपका राज्य इस पर किस तरह से योगदान दे रहा है, किस तरह से आपकी सरकार इस पर काम कर रही है? देखिए, इस पर हमारा काफ़ी ध्यान है। एक तो नस्ल सुधार की तरफ हमारा काफ़ी ध्यान है जी, और उस पर हमारा काफ़ी प्रयास है, गाय की भी और भैंस की भी। और हमारे यहाँ की जो भैंस है वो बहुत मशहूर है, मुर्रा नस्ल की, तो उसके लिए हमारा काफ़ी प्रयास रहता है। काफ़ी मतलब उसका जो टीकाकरण है जो नस्ल सुधार के लिए है, तो हमारा काफ़ी हमारा प्रयास रहता है। हमारे यहाँ की नस्ल बहुत अच्छी है और उसी प्रकार से गाय के भी नस्ल सुधार में हमारा काफ़ी प्रयास है। जो साहिवाल है, राठी है, उसमें भी हम काफ़ी काम उसमें कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि अगर इस ज़मीन को उपजाऊ रखना है तो उसके लिए पशुपालन अति आवश्यक है। उसके बिना मैं समझता हूँ कि प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। जो प्राकृतिक खेती की भी कल्पना अभी है, अभी तो कल्पना ही है, समझ लिए, अभी शुरू ही है, इसकी शुरुआती है, तो उसके लिए भी पशुपालन बेहद ज़रूरी है। तो हम उसको
लाभदायक स्थिति में लाने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा दूध उत्पादन भी हो और साथ साथ जो हमारी खेती है उसमें भी सुधार हो। और मैं समझता हूँ अगर गोबर का खाद नहीं होगा या जो पशुपालन है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो मैं समझता हूँ कि ज़मीन बंजर हो सकती है जी। तो हमारा पूरा प्रयास है उस पर, नस्ल सुधार पे प्रयास है, और अगर कहीं भी ज़रूरत है उसके लोन की भी ज़रूरत है, कहीं देने की है तो भी हमारा पूरा हम सहयोग करते हैं किसान का भी। और अभी हमने एक योजना दी है कि कोई गरीब आदमी अगर है जिसकी आमदनी 1 लाख से कम है तो हमने उससे कहा कि भाई अगर वो कोई भी काम करना चाहता है तो सरकार उसे बिना ब्याज का पैसा देगी, ब्याज सरकार देगी, लोन सरकार उसको दे देगी, उसका काम सिर्फ इतना जितने पैसे लेके गया उतनी पैसे उसने वापस करने, कोई ब्याज नहीं देना, ब्याज सरकार देगी। तो उसमें ज़्यादातर बड़ी संख्या में मैं समझता हूँ 50% लोग ऐसे हैं जो पशुपालन के लिए ही पैसा मांग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे भी काफ़ी लाभ होगा हमें और पशुपालन की तरफ रुझान काफ़ी बढ़ेगा। आपने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में बताया कि चाहे वो नस्ल सुधार की बात हो, चाहे वो प्राकृतिक खेती की बात हो, और या फिर हरियाणा की ज़मीन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन को अगर हमें उपजाऊ बनाना है तो हमें पशुपालन की तरफ ध्यान देना होगा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछूंगी। देखिए, मछली पालन उभरता हुआ एक ऐसा व्यवसाय है, हर कोई युवा इस तरफ ज़्यादा जा रहा है। हरियाणा में मछली पालन की फ़िलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि वो हरियाणा जो मछली बहुत कम खाता हो, ऐसे में क्या मछली पालक वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सामने आ रहे हैं? देखिए, मछली पालन वैसे तो एक अलग टाइप से हमारा पहले से प्रयास है, जो मीठा पानी है उसमें मछली पालन एक अलग बात थी, लेकिन इसके साथ साथ अब हमारी एक समस्या बढ़ गई और वो है समस्या हमारी सेम की। और जो सेम है हमारी, वहाँ सारा का सारा खारा पानी है। उस खारा पानी में मान लीजिए किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है और 10 की 10 में सेम हैगी, तो कल तक वो किसान था, आज वो मजदूर है गया। तो हमारा प्रयास ये है कि किसी तरीके से उस किसान को, हमारी एक समस्या भी है, वो समस्या है हमारी वेजिटेरियन की। अभी जो बजट हमारा था, पिछली सरकार के जो बजट था 2014 में था जो बजट, वो केवल 7 करोड़ का था। अब हमारा जो बजट है वो 237 करोड़ 86 लाख रुपए का बजट है आज की तारीख में हमारा। और हमने झींगा पालन में जो काम किया वो बेहद मतलब ज़बरदस्त काम है। 2014 में जहाँ झींगा उत्पादन जो था वो 140 टन था हरियाणा में टोटल, और आज की तारीख में वो उत्पादन जो है 8000 टन है। यानी कि झींगा उत्पादन में इतनी बड़ी संख्या में हमारे किसान की भागीदारी बड़ी है। यानी कि इसको आप कह सकते हो कि लगभग 100 गुना से भी ज़्यादा उत्पादन, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 100 गुना। 100 और ये गुना आप से हरियाणा की बात कर रहे हैं। हाँ, ज़्यादा बढ़िया। और हरियाणा वैसे भी ना जी मतलब देश में जो प्रति एकड़ उत्पादन है उसमें हरियाणा का नंबर जो है पूरे देश में दूसरे नंबर पे हैं हम, इतना उत्पादन हम कर रहे हैं। लेकिन मीठे पानी में भी जो मछली उत्पादन है वो भी हमारा 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा। 2014 में 1 लाख टन था, अब हमारा 2,15,000 टन हमारा उत्पादन है। तो इसमें हमारा काफ़ी अच्छा जो है हमारी परफॉर्मेंस रही है और हमारा किसान इसमें बढ़ता जा रहा। और आने वाले टाइम में हमारा प्रयास है कि जिन खेतों के भी किसान के खेतों में सेम है, हम चाहते हैं कि वहाँ झींगा मछली का उत्पादन हो ताकि हमारा किसान संपन्न हो, समृद्ध हो। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल और पूछूंगी। कृषि और किसान कल्याण से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने हरियाणा वासियों को दे सकते हैं कि किस तरह से आने वाले समय में और कुछ उनके लिए बेहतर आप कर सकते हैं? देखिए, हमने किसान के लिए वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। हाँ। जैसे मैंने MSP की बात आपसे कही। हाँ। लेकिन इसी के साथ साथ हमने एक मुश्ती योजना चलाई और उस योजना में हमने कहा कि किसान ने अगर कोई कर्ज ले रखा तो हम किसान को हमने एक ऑफर दिया कि अगर वो एक बार में मूलधन जो उसने लिया था, 10 साल पहले जो पैसा उसने लिया था, या 5 साल पहले जो उसने पैसा लिया था, या 8 साल पहले जो भी पैसा लिया था, जो मूलधन है, मूल राशि है, वो केवल वो राशि हमें वापस कर दें, हम सारा माफ कर देंगे। तो भले ही उसने मान ली 50,000 लिए थे और वो 1 लाख के थे, तो हमने 50 छोड़ दिए, उसके 50 में उसका खाता हमने क्लियर कर दिया। तो ऐसे हमने 1100 करोड़ रुपए किसान के माफ किए। और अब की बार भी हमने वो योजना दे रखी, अगर किसान ने उसका पूरा लाभ उठाया तो हम अब की बार 1750 करोड़ रुपया किसान का और माफ करने का काम करेंगे। ऐसे ही हमने मौजे की बात है, जो किसान को मौजा देने की बात, हमारे से पिछली सरकार जो थी उसे 1150 करोड़ रुपए किसान को मौजे के तौर पे दिए। हमने अब तक 12,500 करोड़ रुपए उसको मौजे के दिए। हालांकि अभी 2,000 रुपए प्रति एकड़ हमने बोनस जो किसान को दिया उसको भी आप इसी में लगाएं तो मैं समझता हूँ 13,500 करोड़ से भी ज़्यादा बैठता है। तो वो हमने देने का काम किया। हम इसमें मौजे में अब जो अभी मुआवजा किसान को देने लग रहे हैं, किसान को जो 2,000 रुपये प्रति एकड़ हमने दिया क्योंकि बारिश कम हुई, तो हम ये भी कह सकते थे कि हम बोनस देंगे जब फसल आएगी तब देंगे, लेकिन हमने उसका इंतजार ना करके तुरंत उसके खाते में डालने का काम कर रहे हैं। हम जल्दी उसके खाते में हम
डाल देंगे। ऐसे ही जो दूसरी है सीधी पेमेंट की बात है, कांग्रेस ने उसका विरोध किया था या और दूसरे संगठन थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन हमने कहा कि हमने किसान से फसल खरीदी, धान भी हमने उससे खरीदा, गेहूं भी हमने उससे खरीदी, तो क्यों ना हम उसके अकाउंट में सीधा पैसा डालें। और अब हम सीधा अकाउंट में उसके पैसा डाल रहे हैं, जिससे किसान बेहद खुश है और उससे काफ़ी ताकत भी उसको मिली है। इसके साथ ही 24 घंटे बिजली देने का जिस प्रकार से हमने काम किया, तो इससे मैं समझता हूँ बड़ी संख्या में तो किसान को ही लाभ है, क्योंकि वो बड़ी संख्या में गांव में है। हम उसको 24 घंटे बिजली भी दे रहे, फिर बिजली देने के साथ साथ सस्ती बिजली दे रहे। जिस बिजली का रेट हमारे से पूर्व सरकार में 1 रुपया था, हम उसको 60 पैसे में दे रहे, यानी कि 40% रेट हमने उसके कम करने का काम किया। इसी प्रकार से जो भी मैंने आपसे मंडियों की बात भी की, वो मंडियाँ भी हम अच्छी बनाने लग रहे, चाहे एप्पल मंडी की बात है, चाहे गन्नौर की सब्जी मंडी, फूल मंडी, फल मंडी, वहाँ बनाने लग रहे 2200 करोड़ रुपए खर्च करके। तो ये सारे के सारे काम हम किसान के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से। अच्छा कंवरपाल जी, एक समस्या किसानों को आती है बैंक से पैसा लेने में। बैंक से चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें, चाहे वो आपने पशुपालन पर वो चाहे पैसा ले, तो क्या वो थोड़ा आसान हो सकती है? डॉक्यूमेंट समस्याएं काफ़ी आम किसान को काफ़ी समस्या आती है। नहीं देखिए, जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें कोई समस्या नहीं है, वो तो बिल्कुल ऐसी है जैसे बिजनेसमैन का है। आप जाओगे, चेक काटोगे, पैसा ले लोगे, आपको कोई नहीं, आप आओगे, पैसा जमा करा दोगे, पैसा ले लोगे, दे दोगे। वो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बिजनेसमैन ट्रीट करता है, वैसे ही लेन देन उसका उत्तर रहता है। जहाँ तक लोन की बात है, वहाँ कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, कुछ बैंक जो हैं वो परेशान करते हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि किसी भी किसान को कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए किसी प्रकार का लोन लेने में। हमारा पूरा उसके साथ सहयोग रहता है और हमारी कोशिश होती है कि कोई परेशानी ना आए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है और आखिरी सवाल है, हरियाणा में ऐसा क्या है, हरियाणा की धरा पर, हरियाणा की ज़मीन में, हरियाणा के घरों में, कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी निकल कर सामने आते हैं? आज भी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का नाम विश्व भर में ऊंचा करते हैं हरियाणा के खिलाड़ी। देखिए, पुराने टाइम से ना जी खेल के प्रति यहाँ रुझान रहा है। मतलब ये यहाँ का कल्चर है आपका, तो ये कुछ सिखाने की जरूरत थी। वो पहले कोई नाम भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे कुश्ती लगानी, बैठक लगानी, ये आम आपको हरियाणा में अभी भी दिखेगा। जो पुराने टाइप के वो खाड़े हैं वो खत्म होते चले और कहीं नहीं है, लेकिन हरियाणा में अभी भी आप जाओगे तो आपको अभी रास्ते में कहीं ना कहीं दिखेगा जहाँ कुश्ती लगा रहे, दूसरा लगा रहे, दौड़ लगा रहे। ये शौक था यहाँ का। लेकिन अब जिस प्रकार से खेलों का महत्व बढ़ गया, एक टाइम था कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, लेकिन यहाँ फिर भी शौक था इस बात का। तो लेकिन वो शौक अब मतलब हमारे लिए अच्छा बन गया, क्योंकि दुनिया में आज खिलाड़ी का बहुत महत्व बढ़ गया। तो हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने, लड़के लड़कियां दोनों ने बहुत ही नाम रोशन किया है। और साथ साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री का भी इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि हमारे खिलाड़ी अगर कहीं ना कहीं कुछ कमी भी रहती है ना जी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे बातचीत करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। मैं समझता हूँ कि उसका बड़ा भारी फर्क पड़ता है इसका, कि बड़ा उत्साह बढ़ता है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि प्रधानमंत्री जी का अलग से थोड़ा ज़्यादा लगाव है हरियाणा के साथ। ये तो ये लगाओ कि 6-7 साल यहाँ रहे, तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे गांव, ऐसे एरिए हैं जिनमें उनकी जान पहचान है, व्यक्तिगत जान पहचान है, उनके रास्ते तक जानते हैं, वहाँ ठहरे हैं या मीटिंगें करी हैं उन्हें। तो ये कारण लगा लो, कुछ भी कारण लगा लो, लेकिन उनका झुकाव होता है। और वो कोई भी हमारी बेटी या बेटा अगर कहीं असफल भी रहता है तो उसका हौसला बढ़ाने का निश्चित तौर से वो काम करते हैं। अच्छा, आपने खेती बाड़ी की या नहीं की? और अभी अखाड़े की बात कर रहे हैं, तो आपने अखाड़े तक गए कि नहीं गए? नहीं, मैं अखाड़े तक तो नहीं गया, लेकिन मेरा शौक यही है कि भाई जैसे जो ग्रामीण खेल थे, जैसे कबड्डी था और ऐसे खेल थे, तो मैंने इसी प्रकार के खेल उस टाइम लोकप्रिय भी ज़्यादा यही थे, वही हमने ज़्यादा खेल ले। आपने जवाब नहीं दिया। खेती की बात आपने कही, हाँ। तो खूब खेती की और मैंने हड़ भी चलाया और सारे काम मैंने किए। गन्ना छलाई का जो काम था, घास काटने का काम था, जो भी काम थे, सारे के सारे काम मैंने खूब किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि हम हरियाणा के किसानों की बात कर रहे हैं, अन्नदाताओं की बात कर रहे हैं। अब हरियाणा का किसान कहीं ना कहीं टकटकी लगाकर आपकी ओर देखता है, क्योंकि आप कृषि का कार्यभार संभालते हैं। क्या महत्वपूर्ण उनके लिए लेकर आ सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण उनकी झोली में आप डाल सकते हैं? आपने कहा कि आप किसान परिवार से आते हैं, आपने हल चलाया है, आपने खेती की है, तो आप किसानों का दुख और दर्द समझ सकते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि जितनी बातें आपने कही हैं, जितने आंकड़े आपने गिनवाए हैं, उनके लिए और काम हो, किसानों के लिए और बेहतर योजनाएं आप लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।